जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 तक हमने कल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नाउन की टाइप्स को कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 10 में हम नाउन के केसेस डिस्कस करेंगे। नाउन के केसेस डिस्कस करेंगे। नाउन के केसेस के क्या मुराद है कि नाउन को किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नाउन के केसेस से मुराद है कि हम नाउन को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टोटल जो नाउन के केसेस हैं वो 8 हैं। टोटल जो नाउन के केसेस हैं वो 8 हैं, लेकिन हम 8 के 8 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ एग्जामिनर जो है ना वो 4 टाइप्स ही देता है। वो हमेशा 4 टाइप्स ही देता है, वो कभी 8 नहीं देता है। इस वजह से हम सिर्फ 4 पे फोकस करेंगे और जो है टोटल जो हम 8 टाइप्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो कभी एग्जामिनर देता ही नहीं है और ना कभी देगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है नाउन केसेस में। जो सबसे पहला केस है वो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब के नाउन नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन नाउन यूज्ड नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अगर नाउन जो है ना वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अगर नाउन यूज होगा एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो इसका दूसरा नाम भी दिया गया कि सब्जेक्टिव केस। के सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। सब्जेक्टिव केस। जो सेकंड है वो है एक्यूजेटिव केस। सेकंड है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस यानी नाउन नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। अब नाउन एक्यूजेटिव केस में क्या है कि नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो इसका जो सेकंड नाम आता है उसको दिया गया है एक्यूजेटिव केस को, वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। हमने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब होता है। सब्जेक्ट होगा तो उसका क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट को नीड होती है वर्ब की और वर्ब को नीड होती है सब्जेक्ट की। ये हम पास्ट में पहले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। तो और जब सब्जेक्ट है तो फर्ज करें वर्ब है। वर्ब है। वर्ब का वर्ब का वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, वर्ब का और वर्ब का, यानी वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। पहला यूज तो हमने ये देख लिया कि जो सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है। ठीक है, सेकंड ये है कि जो प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन जो होता है ये भी हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में कि प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। प्रपोजिशन भी अपने बाद हमेशा क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नाउन होता है। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है? वो नाउन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी क्या है? नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउन कब सब्जेक्ट बनेगा, कब ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। हम अभी चलते हैं थर्ड हमारे केस में, जिसे कहते हैं वोकेटिव केस। थर्ड हमारा केस है वो है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस से क्या मुराद है? वोकेटिव केस का मतलब है कि टू एड्रेस समवन। टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करना, किसी को पिन पॉइंट करना। टू एड्रेस समवन या
टू पिन पॉइंट समवन, टू पिन पॉइंट समवन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा फैज डू दिस वर्क, फैज तुम इस काम को करो, ठीक है, फैज तुम इस काम को करो, इधर आओ, ठीक है, तुम इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, ठीक है। क्या किसी को एड्रेस करना या किसी को पिन पॉइंट करना। अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि आप सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये मैंने लिखा पहला, ये फैज डू दिस वर्क, फैज इस काम को करो, ठीक है, फैज इस काम को करो। अब जो डू क्या है, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसको शो करती है, ऑर्डर या कमांड को, ऑर्डर या कमांड को, ऑर्डर या कमांड को, ठीक है। और वोकेटिव केस के बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। वोकेटिव केस के बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में लेक्चर जो सेंटेंस लिख रहा हूँ इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा कि फैज डू या डज, फैज डू या डज दिस वर्क, ठीक है। अब फैज क्या है, फैज सब्जेक्ट है, फैज सब्जेक्ट है, फैज कैसा सब्जेक्ट है, फैज सिंगुलर है, फैज सिंगुलर सब्जेक्ट है। फैज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब है, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी, वो भी वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर यूज होगी। और डू क्या है, प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, वो प्लूरल होती है। और जो डज है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो कौन सी होती है, वो प्लूरल होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो डज है वो क्या, सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे जो फेज के साथ हम डू नहीं डज यूज करेंगे, डू नहीं डज यूज करेंगे। क्यों, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इस कोमे का डिफरेंस है, इस कोमा का डिफरेंस है। कोमा आके ये बता रहा है कि ये क्या है, ये एक वोकेटिव केस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये इसमें जो फेज यूज हुआ है वो कौन सा है, एज अ वोकेटिव केस है। और सेकंड में क्या है, सेकंड में एक, जी मैं आ गया वापस। जो है सेकंड में जो यूज हुआ है वो कौन सा है, वो सब्जेक्टिव केस है। लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने दो एग्जांपल लिखता हूँ साथ क्योंकि कंपेयर करेंगे दोनों को। मैंने लिखा कि अल्लाह हेल्प मी, अल्लाह हेल्प मी। सेकंड मैंने लिखा कि अल्लाह हेल्प्स मी, अल्लाह हेल्प्स मी। इन दोनों की मीनिंग अलग है, दोनों की मीनिंग अलग है। फर्स्ट जो पहला वाला सेंटेंस है इसमें जो अल्लाह है वो कौन सा एज एन वोकेटिव केस यूज हुआ है। सेकंड में क्या है, एज एन सब्जेक्टिव केस हमने यूज किया है। फर्स्ट की जो मीनिंग है, फर्स्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि अल्लाह, अल्लाह हेल्प मी, अल्लाह हेल्प मी, अल्लाह हेल्प मी, यानी अल्लाह मेरी मदद करें, अल्लाह मेरी मदद करें, अल्लाह मेरी मदद करें, जो फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। और जो सेकंड की ट्रांसलेशन क्या है, सेकंड की ट्रांसलेशन क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसकी जो ट्रांसलेशन है क्या, अल्लाह मेरी मदद करता है, अल्लाह मेरी मदद करता है, ठीक है। अभी हम वोकेटिव केस के यूज देखते हैं या एग्जामिनर कहाँ कहाँ से सवाल पूछ सकता है। एग्जामिनर दो वे से सवाल पूछ सकता है। वोकेटिव केस में से एग्जामिनर दो तरीकों से सवाल पूछ सकता है, ठीक है, दो तरीकों से। जो उसका पहला तरीका है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल पूछ सकता है, जैसे कि मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको जब प्रैक्टिस सेट में आएंगे तब हम इसको समझेंगे। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। जैसे मैथ में होता है ना, मैथ की शायद आप में से किसी ने बुक देखी हो, तो पहले कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट दिए होते हैं और एक दो एग्जाम्पल से समझाया हुआ होता है बात को। जब एक्सरसाइज आती है, मेन बात जो है वो एक्सरसाइज में होती है, वो उसको सोल्व करना होता है। इसी तरह हम पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी हम नाउन के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमारी प्रैक्टिस जो है टेस्ट वो शुरू हो जाएगी, जिसमें हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सवाल जो है ना क्वेश्चन सोल्व करेंगे पास पेपर से। और जो हाँ, अगर कोई पैराग्राफ लिखने में, किसी को सेंटेंस लिखने में कोई मुश्किल होती है, वहाँ उसकी मिस्टेक होती है, तो वहाँ भी उसकी मिस्टेक ना हो, ये भी जो है ना एम है।
पहला तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्जामिनर पूछ सकता है। सेकंड नरेशन में पूछता है। सेकंड जो एग्जामिनर है वो नरेशन में पूछ सकता है। नरेशन में कैसे, हम नरेशन को यहाँ तो डिस्कस नहीं करते, नरेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ नरेशन की, कि मैंने एक एग्जांपल लिखी कि फैज सेड फैज फैजा फैज सेड Faiza, you can do this work. You can do this work. Faiza, you can do this work. ठीक है। अब जो फैजा है, फैजा के बाद क्या है, कोमा है। फैजा के बाद क्या है, कोमा है। ठीक है। यानी कि वो फैज क्या कह रहा है, फैजा को बता रहा है कि तुम इस काम को करो। ठीक है। और फैजा क्या, वोकेटिव केस है। अब अगर मैं इसका नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करूं तो मैं कैसे करूंगा, इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, उससे भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, इस वजह से वो वाला वे भी लिख देते हैं हम। जो सेकंड है वो भी हम लिख देते हैं कि उससे स्टूडेंट जो है कभी एग्जाम में आ जाए तो वो उससे परेशान ना हो। ये फैज सेड यानी वोकेटिव केस को एग्जामिनर जो है ना वो एंड में भी यूज कर सकता है। कैसे कि फैज सेड you can Faiz said you can do this work. Faiz Faiz said you can do this work. ठीक है। और आखिर में क्या, फायजा। आखिर में क्या लिखते, फायजा। ठीक है। तो जो वोकेटिव केस है यहाँ पे क्या आया, कोमा आया। यहाँ पे क्या आया, कोमा आया। और जो वोकेटिव केस है वो इन दी एंड भी यूज कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, वो अभी हम रूल तो नहीं पढ़ रहे हैं, रूल्स हम ये नरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया कि कैसे एग्जामिनर नरेशन में भी इस वोकेटिव केस को पूछ सकता है। ठीक है। सेड है तो सेड की जगह पे क्या आएगा, टू आएगा। फैज सेड, फैज टोल्ड। ठीक है। फैज टोल्ड फैजा, फैज टोल्ड फैजा डेट। यू जो किसके लिए आया था, यू फैजा के लिए आया था। फैजा क्या है, एक फीमेल है तो उसके लिए शी हम यूज करते हैं। डेट शी कुड डू, कैन के लिए कुड आएगा। डेट शी कुड डू, शी कुड डू डेट वर्क, कुड डू डेट वर्क। ठीक है। दिस के लिए डेट आ जाएगा, दिस डेट वर्क। ठीक है। अभी अभी हम समझते हैं फोर्थ केस को। हमारा जो लास्ट केस है हम उसको समझते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज का लेक्चर इसी पे होगा, आज का लेक्चर इस पे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम फोर्थ केस को इंशाल्लाह से हाफ कर लेंगे। हाफ कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछता है, क्यों इसको मैं शुरू करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस केस का नाम है जेनेटिव केस। कौन सा केस, जेनेटिव केस। केस जेनेटिव केस जेनेटिव केस की क्या डेफिनेशन होती है कि शोज पोजीशन को शो करता है। शोज पोजीशन। अब पोजीशन को शो करता है तो इसका एक और नाम भी पड़ा, ये इसको पॉजिटिव केस भी कहा जाता है। इसको पॉजिटिव केस भी कहते हैं। सेकंड नाम जो इसका है वो क्या है, इसको हम पॉजिटिव केस भी कहते हैं। पॉजिटिव केस, कहीं कहीं बुक में आपने देखा होगा ये इसको पॉजिटिव केस लिखा होता है। ठीक है, पॉजिटिव केस लिखा होता है। अब इंग्लिश ग्रामर में हम पोजीशन, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पोजीशन दो तरीकों से शो करते हैं, दो तरीकों से। एक करते हैं एस यानी एपोस्ट्रोफे एस के साथ, सेकंड होता है ऑफ के साथ। सेकंड हम पोजीशन शो करते हैं ऑफ, और हमें पता है कि ऑफ क्या है, ऑफ प्रोपोजिशन है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक प्रीपोजिशन है। और सेकंड जो, यानी अगर मैं कहूँ कि इसको दो पार्ट में करूँ कि पार्ट वन हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ हम पोजीशन को शो करते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि पार्ट टू में हम ऑफ यानी प्रोपोजिशन है उसके साथ हम पोजीशन को शो करते हैं। अभी हम पार्ट वन को डिस्कस करते हैं। पार्ट वन, यूज ऑफ पार्ट वन पार्ट वन यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे एस, एपोस्ट्रोफे। ठीक है,
इसको कुछ प्रोनाउंस करते हैं एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नहीं होता ये, एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस, आखिर में क्या कहते हैं इसे, एपोस्ट्रोफे एस कहते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस, यूज ऑफ हम एपोस्ट्रोफे एस देखते हैं। मैं स्टार लगा के आपको यूज इसके बताता जाऊंगा, स्टार लगा के इसके मैं आपको यूज बताता जाऊंगा। पहला है कि हम नाउन के बाद हम एपोस्ट्रोफे एस, तो पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि अलीज कार, अलीज कार, कार किसकी है, कार किसकी है, अली की है, कार किसकी है, अली की है, यानी अली की कार। तो जो अपोस्ट्रोशन होते पोजीशन होता है वो का की के इनका सेंस देता है, ठीक है, का की के इनका सेंस देता है कि अली की कार, कार किसकी है, अली की है, कार किसकी है, अली की है, ठीक है, कार किसकी है, कार अली की है। तो जो यहाँ हमने पहला जो केस यूज देखा है एपोस्ट्रोफेस का कि नाउन होता है, ये नाउन हो, नाउन के साथ अली क्या है, नाउन है, नाउन के साथ हम सफिक्स करें एपोस्ट्रोफे एस और उसके आगे उसकी पोजीशन को राइट करें या शो करें, ठीक है, पोजीशन। जो कार है वो क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन, यानी अली के पास क्या है, अली के पास कार है, पोजीशन है, कार है, पोजीशन किसकी है, वो अली की है, ठीक है। अब जो जो एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस ये थोड़ा सा मैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी जो एस है वो हम लिविंग थिंग के लिए जस्ट यूज करते हैं, हम जस्ट लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग, हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। लिविंग थिंग से क्या मुराद है कि पर्सन या एनिमल, पर्सन या एनिमल, पर्सन या एनिमल के लिए यूज करते हैं, पर्सन या एनिमल के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज नहीं करते हैं। एपोस्ट्रोफे एस जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। कैसे, ये मैंने लिखा टेबल्स लेग, टेबल्स लेग्स, ठीक है, मैंने एक लिखा टेबल्स, यानी क्या, टेबल्स की लेग, मैंने ऐसे करना चाहा, टेबल क्या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, अब नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यानी सफिक्स करके जोड़ के हम पोजीशन को शो नहीं करते हैं, उसके साथ हम ऑफ यूज करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम ऑफ यूज करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो प्लांट ट्री है ना उसके साथ भी हम पोजीशन को राइट नहीं करते हैं या पोजीशन उसकी शो नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि मैंगोज ट्री, मैंगोज ट्री, मैंगोज ट्री। अब जो ट्री है, जो ट्री है अगर मैं इसको मैं पोजीशन करूं कि मैंगो की पोजीशन है, ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो प्लांट ट्री होता है ना, प्लांट 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 या ट्री जो होता है उसके साथ भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, एस या यानी एस जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका हम यूज नहीं करते हैं, प्लांट ट्री के साथ भी हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं। तो फिर कुछ स्टूडेंट कहें, कोई कह सकता है, कोई स्टूडेंट के सर मैंगो ट्री भी तो होता है, सर मैंगो ट्री भी तो होता है, तो यहाँ पे मैंगो ट्री बिल्कुल होता है। यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि ट्री क्या है, नाउन है, ट्री क्या है, नाउन है। और जो नाउन के बारे में बताया हमें कि नाउन कैसा है, ट्री कैसा है, ट्री कैसा है, ट्री किसका है, ट्री मैंगो का है, ट्री मैंगो का है। तो मैंगो क्या कर रहा है, वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है, तो ट्री तो है लेकिन किसका है, लेकिन किसका है, यानी हमें ट्री में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, हमें ट्री के बारे में ज़्यादा बता रहा है कि ट्री जो है वो मैंगो का है। और जो चीज़ नाउन के बारे में, नाउन के बारे में हमें ज़्यादा पता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, या इसको मॉडिफायर भी कहते हैं, इसको मॉडिफायर कहते हैं, इसको डिटरमिनर कहते हैं, कुछ भी। डिटरमिनर तो वाले होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, मॉडिफायर क्या होते हैं, डिटरमिनर क्या होते हैं। यहाँ पे जो मैंगो की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव या मॉडिफायर का काम करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ये सिंपल सिंपल होते हैं, जैसे कि पर्सन के साथ के अली, अली इज फ्रेंड, ठीक है, अली का दोस्त, अली का दोस्त। अब जो फ्रेंड है वो क्या है, पोजीशन है, फ्रेंड क्या है, पोजीशन है, ठीक है, फ्रेंड क्या है, पोजीशन है, अली का दोस्त, अली का दोस्त। अभी हम सेकंड यूज देखते हैं कि हिसिंग साउंड, जो हिसिंग साउंड होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं,
इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको बोला भी जाता है, जिसको बोला भी जाता है। जो चीज़ बोली नहीं जाती इंग्लिश लैंग्वेज में उसको राइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ बोल नहीं सकते उसको राइट हम क्या करेंगे, उसको हम राइट क्या करेंगे जो चीज़ बोल भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, हम सिर्फ वो बातें कहते लिखते हैं जो हम बोल सकते हैं, जो हम बोल भी सकते हैं। तो हम कोई चीज़ ऐसी है जो हम क्लियर प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्लियर प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो उसको उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो आया है कि नाउन के साथ, अगर नाउन के साथ नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करें और उसकी पोजीशन शो करें, तो अगर वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करे, अगर वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करे, अगर वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करे, तो हम आखिर में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, खाली सिर्फ जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज करके छोड़ देते हैं। कैसे, मैं इसको समझाता हूँ कि नाउन के साथ हम एस को जो एपोस्ट्रोफी एस यूज करें वो क्या प्रोड्यूस करे, हिसिंग साउंड, प्रोड्यूस हिसिंग, हिसिंग साउंड, एच आई, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड। जैसे मैंने एक वर्ड नाम लिखा कि अब्बास, क्या है, अब्बास मैंने लिखा। अब मैंने अब्बास के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दी, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दी, आगे मैंने उसकी पोजीशन लिख दी कार। अब मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करूं। इसको मैं प्रोनाउंस करूंगा अब्बास, अब्बास, अब्बास। अब क्या हो रही है, यहाँ पे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और जब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्लियर हमें जो है ना वो सुनाई नहीं देता। अब मैं कहूँ अब्बास कार, अब्बास कार, अब्बास कार, आपको थोड़ा सा सुन के क्लियर जो है ना वो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, इस एपोस्ट्रोफी जो एस था, एपोस्ट्रोफी का जो एस था इसको किया गया रिमूव। सिर्फ जो एपोस्ट्रोफी थी वो आगे एंड में छोड़ दी, एंड में उसको राइट किया। इसका मतलब है कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन हिसिंग साउंड की वजह से जो है एस को नहीं लिखा गया, एस को नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये एक तो ऐसे हो सकते हैं कि नाउन के यानी जो सुफिक्स करें, नाउन को ऐसा हो जो एंड ही होता हो ऐसे हिसिंग साउंड वाले से, जैसे एस से हो गया या जेड से हो गया या किसी से। सेकंड होता है कि जब हम किसी नाउन का पिलर बनाए, जब किसी नाउन का पिलर बनाए, नाउन का पिलर कैसे बनाए, किसी हम नाउन का हम पिलर बनाए, नाउन का हम पिलर बनाए, पिलर कैसे बनाए, एस या एस, एस या ई एस सफिक्स करके बनाए, नाउन का पिलर बनाए। लेकिन वो कैसे बनाए, नाउन एस या ई एस से बनाए, नाउन का पिलर हम एस या ई एस से बनाए, नाउन का पिलर हम एस या ई एस से बनाए, और उसके बाद हम जो है सफिक्स करें क्या, एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद उसकी क्या शो करेंगे, हम पोजीशन शो करेंगे, पोजीशन शो करेंगे। तो इस केस में भी हम एपोस्ट्रोफी, जो एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिख देंगे, एस का यूज हम नहीं करेंगे, एस राइट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्या करेगा, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पहले ही एस ई एस आ चुका है, वो क्या करेगा, एस, वो क्या करेगा, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी कि बॉय, अब बॉय का पिलर क्या होगा, बॉय का पिलर क्या आएगा, बॉयज होगा, बॉयज होगा। अब जो म्यूचुअल चंदा करके कुछ लड़कों लड़कों ने क्या की, एक कार खरीदी, तो जो कार हुई वो तो यानी बॉयज की हुई, बॉयज की हुई, वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है बॉयज की कार। अब जो कार है वो क्या है, पोजीशन है, वो क्या है, पोजीशन किसकी है, बॉयज की है। ठीक है, कार क्या है, पोजीशन है, पोजीशन है। अब जो बॉयज है, अब बॉयज की कार है, अब मैं एपोस्ट्रोफी और इसका यूज करूँ इसके साथ कि बॉयज इज, बॉयज इज, बॉयज इज। अब थोड़ा यानी क्लियर क्या हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है। तो क्या किया गया कि लास्ट में जो हमने एपोस्ट्रोफी एस वाला जो यूज किया था उसको हमने रिमूव कर दिया, जस्ट जो है ना एपोस्ट्रोफी को हमने छोड़ दिया, जस्ट एपोस्ट्रोफी को छोड़ दिया कि जो पढ़े उसको समझ में आ जाए बात। ठीक है, अब मैंने जो बात कही कि अगर एस या ई एस से बने, अगर नाउन का पिलर एस या ई एस से बने, अगर किसी नाउन या एस या ई एस से नहीं बनता, दूसरे तरीके से बनता है, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, बेझिझक उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेंस कार यानी किसी एक की कार है, ठीक है, किसी एक की कार है, अगर मैं कहूँ कि मेंस कार, मेंस कार, मेंस कार, तो यहाँ क्या है, ज्यादा आदमियों की कार है, ज्यादा आदमियों की कार है, तो जो
मेन का पिलर कैसे मेन कैसे बनाते हैं हम, सिर्फ ई हम ऐड कर देते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। ये क्या है, पिलर है, ठीक है, पिलर है। यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर था। तो हम अपोस्ट्रोफी एस जो है नाउन को पिलर पिलर केस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एस या ई एस का केस होगा तो हम हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हम जो अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस आता है उसको हम राइट नहीं करते हैं, उसको हम राइट नहीं करते हैं। कभी एग्जाम में कभी एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं आपने लिखा हो, पढ़ा हो, या कहीं लिखे हैं आप, तो उसके लिए कि, लेकिन कहीं एग्जामिनर में अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है कि पोइट होते हैं ना, पोइट, पोइट अगर उनके नाम जो है वो भले चाहे उनका नाम जो है ना वो एस से एंड हो, उनका नाम जो है ना वो एस से एंड हो, फिर भी हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है, फिर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोइट होता है ना उसका काम ही होता है कि वो लैंग्वेज के साथ खेलता है, ठीक है, लैंग्वेज के साथ खेलता है कि लैंग्वेज लैंग्वेज को उल्टे सीधे तरीके से बोलेगा, उल्टे सीधे तरीके से लिखेगा, वो जैसे इमेजिन करता है उसको ऐसे लिखेगा। इस वजह से पोइट्स को ये हक दिया गया है कि उनके साथ हम उनके नाम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, चाहे उनका नाम एस पे एंड हो। जैसे कि एक पोइट्स है, उसका नाम है कीट्स, उसका नाम है कीट्स, कीट्स, ठीक है। अभी ये क्या है, इसके साथ एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ फिर भी हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं कि कीट्स पोइम्स, ठीक है। पोइम्स, पोइम्स किसकी है, पोइम्स क्या है, पोजीशन है, ठीक है, इसकी पोजीशन है कीट्स की, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और हमारा ये आज आज का हमारा लास्ट होगा। उसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे, और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, इस जेनिटिव केस को। मैंने मैं इस कंसेप्ट को कैसे समझाऊँ, हाँ मैं आपको इस कंसेप्ट को एग्जांपल से ही समझाता हूँ। एग्जांपल से शुरू करता हूँ, फिर मैं फार्मूला पे आऊँगा। मैंने लिखा वॉइस, मैंने लिखा बॉय, ठीक है, बॉय लिखा। अब मैंने लिखा, ठीक है, बॉय, बॉयज, ठीक है, बॉय एपोस्ट्रोफी एस वाला कि बॉय की, बॉय की, लड़के की। अब यहाँ पे कार आएगा या कार्स आएगा, यहाँ पे कार आएगा या कार्स आएगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो कहते हैं ना सर वो कार करेक्ट है, सर वो कार करेक्ट है, क्यों सर? वो बॉयज़ की जो पोजीशन हो गए, हम सिंगुलर उसके साथ नाउन यूज़ करते हैं, सिंगुलर पोजीशन यूज़ करते हैं, सिंगुलर पोजीशन यूज़ करते हैं। तो हम इस बात को समझते हैं कि दोनों ही करेक्ट हैं, कि दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि बॉयज़ लड़के की एक कार भी हो सकती है, लड़के की एक कार भी हो सकती है, लड़के की एक से ज़्यादा कारें भी हो सकती हैं, लड़के की एक कार भी हो सकती है, लड़के की एक से ज़्यादा कार भी हो सकती है। तो इस तरह से दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट में लिखूँ कि इसी सेंटेंस को लिखूँ, इसी वर्ड्स को, सेंटेंस तो नहीं है, कि फ्रेज को। मैंने लिखा बॉयज कार या कार्स। अब कौन सा करेक्ट है, अब कौन सा करेक्ट है, अब कौन सा करेक्ट है, ठीक है। बॉयज, बॉयज की कार, यानी कि बॉय एक नहीं है, लड़के ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो इस केस में भी क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ज्यादा बॉयज की एक कार भी हो सकती है, हो सकता है चंदा जमा करके लियो, ठीक है। ज्यादा बॉयज की एक कार भी हो सकती है, ज्यादा बॉयज की ज्यादा कारें भी हो सकती हैं, यानी म्यूचुअल भी हो सकती है और सेपरेट भी हो सकती है। तो बॉयज जो कार सिंगुलर भी वो भी करेक्ट है, और प्लूरल भी करेक्ट है, और सिंगुलर नाउन अगर हो यूज तो भी करेक्ट है, अगर प्लूरल हो वो भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला कि नाउन जो है और उसके साथ में अपोस्ट्रोफी यूज करें, तो जो नाउन वो सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि नाउन क्या था, सिंगुलर था, यहाँ पे क्या था, प्लूरल था। जो उसके बाद पोजीशन आएगी, जो उसके बाद पोजीशन आएगी, पोजीशन भी क्या है, वो भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। उसके बाद जो पोजीशन आएगी वो भी सिंगुलर या प्लूरल हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। अब स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होते हैं, अभी स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने एक फ्रेज लिखा, इससे कंफ्यूजन होगी आपको भी कि बॉयज गोल्ड करेक्ट है या गोल्ड्स करेक्ट है, कौन सा सही है, या दोनों ही सही है, या
दोनों ही सही है। कौन सा सही है या दोनों सही है, कौन सा है? तो अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन है कि सर ये दोनों ही करेक्ट है। सर ये दोनों ही करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट नहीं है, सिर्फ गोल्ड करेक्ट है। गोल्ड्स जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि गोल्ड्स नहीं होता ना। गोल्ड्स क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। और इसका जो पिल्लर गोल्ड्स नहीं होता, इसका पिल्लर गोल्ड्स नहीं होता। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि गोल्ड का पिल्लर पिल्लर जो है वो गोल्ड से नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ करेक्ट कौन सा है, बॉयज गोल्ड, बॉयज गोल्ड। तो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा दी कि हम जो सिंगुलर या प्लूरल यूज करना है, ठीक है, या हम पोजीशन को सिंगुलर या प्लूरल यूज कर सकते हैं या नहीं, वो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस देखेंगे। अकॉर्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आ सेंटेंस, ऑफ आ सेंटेंस, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वो उसका प्लूरल हम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता, तो हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम यूज कैसे करते हैं इसी सेंटेंस के लिए, ठीक है। इसी कंसेप्ट के लिए मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ कि माई फ्रेंड सर्व्स, माई फ्रेंड सर्व्स इन आ बॉयज स्कूल, इन आ बॉयज स्कूल। मेरा फ्रेंड जो सर्व करता है किसमें, बॉयज स्कूल में, बॉयज स्कूल में, लड़के के स्कूल में, लड़के के स्कूल में, लड़के के स्कूल में। इसका मतलब क्या, लड़का एक है, सिंगुलर है ना। बॉय के, बॉयज क्या है, बॉय क्या है, सिंगुलर है। बॉय क्या है, सिंगुलर है, उसकी जो है पोजीशन है। स्कूल क्या है, उसकी पोजीशन है। स्कूल क्या है, उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन है। तो बॉय क्या, सिंगुलर। अब स्कूल किसी एक लड़के का तो नहीं होता ना, स्कूल किसी एक लड़के का नहीं होता, स्कूल एक लड़के का नहीं हो सकता। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आएगी। जो मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आ सेंटेंस, का मतलब है कि हम कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस में देखेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है। तो जो स्कूल है वो एक लड़के का नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम क्या कर राइट करते हैं कि बॉयज स्कूल, ये बॉयज स्कूल, ये बॉयज स्कूल, ठीक है। अभी हम एक टर्म को समझते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। हम एक टर्म समझ लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं, और कल इसी से शुरू करेंगे। ये टर्म है पर्सनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। किसी भी तरह से आप प्रोनाउंस करें इसको। प्रोनाउंस का मसला थोड़ी ना है, हमारा मतलब मकसद है यहाँ पे कि ग्रामर हमारी ठीक हो। प्रोनाउंसिएशन का इतना मसला नहीं है। हमें हमें जो राइट करने में जो प्रॉब्लम आती है, हम उसको जो है ना वो सॉल्व करें। आप घबराएं नहीं, इससे इससे डिमोटिवेट ना हो जाएं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि प्रोनाउंस करना नहीं आता, ठीक है। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। अब जो पर्सन हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन लिखा हुआ है कि पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या मतलब होता है। पर्सनिफिकेशन असल में पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का, पार्ट है, पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट किसका है, फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो पर्सनिफिकेशन है वो पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है नॉन लिटरल मीनिंग, यानी नॉन लिटरल मीनिंग, नॉन लिटरल मीनिंग। अब यहाँ आपने पढ़ा तो होगा लिटरल मीनिंग क्या होता है, नॉन लिटरल मीनिंग क्या होता है। हो सकता है किसी को समझ ना आया हो नॉन लिटरल मीनिंग। नॉन लिटरल मीनिंग, अब जो लिटरल होता है उसका मतलब होता है बेसिक। लिटरल में, लिटरल का मतलब क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है बेसिक, यानी जो चीज़ लिखी हुई है उसकी वही माना, ठीक है। जो चीज़ लिखी हुई है उसकी वही मीनिंग हो। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मीनिंग, मीनिंग की क्या मायनी है, मायनी है, ठीक है। मीनिंग का क्या मतलब है, मायनी है। अब ये क्या है, इसकी लिटरल मीनिंग है, इसकी लिटरल मीनिंग है। तो फिगर ऑफ स्पीच हम क्या पढ़ते हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यानी अगर कोई राइटर है, राइटर है या एग्जामिनर है, वो बात एक कर रहा है लेकिन उसका मतलब दूसरा है, लेकिन उसका मतलब दूसरा है। जैसे कि पोइट कहते हैं कि सोने जैसे बाल, अब सोने जैसे बाल तो नहीं सोते, उसका मतलब होता है इतने खूबसूरत बाल। तो ये क्या होती है, एक नॉन लिटरल मीनिंग होती है, ये नॉन लिटरल मीनिंग होती है। पार्ट है किसका, फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। अब जो पर्सनिफिकेशन मैंने कहा, यहाँ इसमें पर्सन भी लिखा हुआ है, इसमें पर्सन भी लिखा हुआ है। तो पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है थिंग्स ट्रीटेड एज पीपल, थिंग्स, थिंग्स ट्रीटेड एज पर्सन,
ट्रीटेड एज पर्सन, ट्रीटेड एज पर्सन यानी चीज़ों को हम एक इंसानों का रुतबा दे देते हैं कि उनको एक इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थिंक ट्रीटेड एज एज पर्सन, एज पर्सन। जैसे कि लड़कों को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लड़कों को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनके लिए तो उनकी जान होती है बाइक। तो वो कहते हैं, लड़के कहते नहीं है कि मेरी जान चल जा, मेरी जान चल जा। अब वो बाइक को किसका जान का दर्जा दे रहे हैं, वो किसका दर्जा दे रहे हैं, जान का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको वो बाइक के लिए लिखेंगे भी सही बॉयज, तो क्या लिखेंगे कि शी इज माई लाइफ, शी इज माई लाइफ, शी इज माई लाइफ। अब वो बाइक के लिए नहीं लिखेंगे, इट नहीं लिखेंगे, इट बाइक के लिए नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे शी इज माई लाइफ, शी इज माई लाइफ। तो उन्होंने क्या, बाइक को क्या बना दिया, शी बना दिया। यानी जो थिंग्स ट्रीटेड एज ए पर्सन, जब चीज़ों को एज ए इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम 3 पॉइंट यार डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसका हम इडियम्स और फ्रेजेस वाला पार्ट है जो चौथा पॉइंट है, इसको हम कल से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इसके 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेस, ठीक है। प्लेस के साथ पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर हम इसका फार्मूला लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। मैंने लिखा कि मुल्तान्स प्रॉब्लम, मुल्तान्स प्रॉब्लम, मुल्तान्स प्रॉब्लम। मैं मुल्तान से अक्सर करे सिटी यूज करता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप क्या मुल्तान से हैं, जो आप मुल्तान यूज करते हैं? तो मैं मुल्तान से नहीं हूँ, मैं मुल्तान से नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है प्रोनाउंस करना, तो मैं जैसे नाम होता है मैं फैज़ फैज़ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पसंद है फैज़, तो इस वजह से ये ज़्यादा मैं राइट करता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि मुल्तान प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम है, क्या वो मुल्तान की प्रॉब्लम है? क्या वो मुल्तान की प्रॉब्लम है? ठीक है, मुल्तान की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, मुल्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। यानी जो मुल्तान में लोग रह रहे हैं, प्रॉब्लम उनकी है, प्रॉब्लम उन लोगों की है, प्रॉब्लम उन लोगों की है। या फिर मैंने कहा कि मुल्तान्स कंडीशन, मुल्तान्स कंडीशन। तो जो कंडीशन है या जो हालत है वो क्या मुल्तान की है? नहीं, वहाँ के लोगों की है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, बात उनकी हो रही है, बात उनकी हो रही है। मुल्तान जो सिटी है उसकी बात नहीं हो रही है, यानी जो प्लेस है उसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम फार्मूला लिखते हैं और इससे हम आगे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आगे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जब वो पढ़ेंगे ना मुल्तान्स प्रॉब्लम, तो वो कहेंगे सर ने तो कहा था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता। कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस तो यूज नहीं होता। मुल्तान तो सर एक प्लेस का नाम है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ जो है वो एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज किया हुआ है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज किया हुआ है? तो इसका आंसर ये है कि ये पर्सनिफिकेशन का केस है, यानी कि मुल्तान्स प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि मुल्तान में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, और जो लोगों की बात हो रही है, जो मैंने कहा था पर्सनिफिकेशन क्या है, थिंग्स ट्रीटेड एज एज पीपल, एज पर्सन, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, लोगों की बात हो रही है, इस वजह से हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। इसका हम फार्मूला अभी समझते हैं, फिर आप इसको आगे डिस्कस करते हैं कि प्लेस हो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस जो है वो हम सफिक्स कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस सफिक्स कर देते हैं, और उसके आगे उसकी हम पोजीशन लिखते हैं। उसके आगे हम उसकी पोजीशन राइट करते हैं, या पोजीशन राइट की होगी अगर एग्जामिनर वन पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रॉब्लम या कंडीशन क्या है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पोजीशन है, पोजीशन है। अब जो प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस और उसकी पोजीशन, पोजीशन अगर वो करेक्ट सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि वो रिलेटेड होगी किसके साथ, पीपल के साथ, रिलेटेड टू पीपल। बात किसकी हो रही हो, लोगों की बात हो रही हो, बात किसकी हो रही हो, लोगों की बात हो रही हो। अगर लोगों की बात नहीं हो रही होगी तो हम प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, तो वो रॉन्ग होगा। आई होप के समझ में आ रहा होगा आपको कि प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे और वो रिलेटेड नहीं होगा पीपल्स के साथ, तो वो रॉन्ग होगा। जैसे कि मैंने लिखा कि एक और सेंटेंस, हाँ, कराची, मैंने लिखा कराचीज लेक्स, कराचीज लेक्स। अब जो लेक्स है, अब जो लेक है, लेक
पीपल्स के साथ रिलेटेड ही नहीं है, पीपल के साथ रिलेटेड ही नहीं है। ये कंडीशन तो लोगों की है, चले मुल्तान के लोगों की कंडीशन, मुल्तान के लोगों की प्रॉब्लम। अब जो कराची के लोगों की लेक्स, कराची के लोगों की लेक्स तो नहीं है ना, तो जो लेक्स है वो क्या पीपल्स के साथ रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है पीपल्स के। तो इस वजह से हम कराची के साथ, जो कराची का प्लेस है, प्लेस के हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया जो रिलेटेड पीपल के साथ नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो हम इसको कैसे करेक्ट करके लिख सकते हैं, ये हम ऑफ प्रोपोजिशन में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कैसे लिखते हैं कि लेक्स, लेक्स ऑफ कराची ऐसे लिखते हैं हम इसको। लेक्स ऑफ कराची जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है वो हम ऑफ का यूज करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है। कहीं पे निशान है, कहीं पे निगाह है, इन एग्जामिनर लिखता कुछ है, उसका मतलब कुछ होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, फिगर ऑफ स्पीच नॉन लिटरल मीनिंग देती है, नॉन लिटरल मीनिंग होती है, यानी उसकी जो बेसिक मीनिंग नहीं होती, वो लिखा कुछ होता है, उसका मतलब कुछ होता है, लिखा हुआ कुछ होता है, उसका मतलब कुछ होता है। मैं इसके लिए दो सेंटेंस आपको लिखवा देता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दी होल टाउन, दी होल टाउन इज स्लीपिंग, दी होल टाउन इज स्लीपिंग। अब देखें कि सो कौन रहा है, सो टाउन सो रहा है क्या, सो कौन रहा है, टाउन सो रहा है, या टाउन में जो लोग हैं, जो उस टाउन में लोग रह रहे हैं वो सो रहे हैं, सो कौन रहा है, ठीक है। टाउन तो सो नहीं सकता ना, टाउन एक प्लेस है, टाउन एक प्लेस सो नहीं सकता, उसको तो नींद नहीं आ सकती प्लेस को। तो सो कौन रहा है, वहाँ जो टाउन में रहने वाले लोग हैं वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाउन है वो रिलेटेड किसके साथ है, पीपल के साथ है, पीपल के साथ है। इस वजह से इसका मीनिंग जो है वो सही है, करेक्ट सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि वो रिलेटेड किसके साथ है, पीपल के साथ, के टाउन में रहने वाले लोग जो हैं वो सो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक सेंटेंस लिखा कि दी स्टार्स, तो यहाँ से अब मैं कोई वोकेब यूज करता जा रहा हूँ ना, उसको आप देखते जाना, क्योंकि इस सेंटेंस में मैं यूज करूंगा, द स्टार्स आर प्लेइंग, द स्टार्स आर प्लेइंग, द स्टार्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई, छुपन छुपाई खेली तो आपने सबने होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हो सकता है किसी को पता हो, किसी को ना हो। हाइड एंड सीक इसका मतलब होता है छुपन छुपाई, छुपन छुपाई विथ दी क्लाउड्स, विथ दी क्लाउड्स। अब एग्जामिनर ने, यानी है जो राइटर है, उसने बात एक लिखी है, मतलब उसका दूसरा है, क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इससे रिलेटेड है कि पर्सोनिफिकेशन में क्या है, रिलेटेड टू पीपल होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, रिलेटेड टू पीपल होती हैं। सिमिलरली, सिमिलरली मैंने लिखा कि वन डेज लीव, वन डेज लीव, वन डेज लीव, वन डेज लीव। अब जो लीव क्या है, पोजीशन है, लीव क्या है, पोजीशन है, उससे पहले क्या है, एपोस्ट्रोफी एस आया है। अब जो लीव पोजीशन है, इस पे हक किसका है, डे का हक है, डेज जो डे है उसका हक है, दिन का हक है, या फिर जो कोई पीपल है, जो कोई पीपल है, यानी कोई पर्सन है, पर्सन लिख देता हूँ, कोई पर्सन है उसका हक है। हक किसका है, डेज का हक है लीव पे, जो पोजीशन है, या पर्सन का हक है। तो लीव किसको मिलती है, लीव किसको मिलती है, जो लीव होती है वो किसको मिलती है, वो दिन को मिलती है या पर्सन को मिलती है, लीव तो पर्सन को मिलती है। तो इस लीव पे जो हक है वो किसका है, वो पर्सन का हक है। इस जो लीव पोजीशन है उस पे हक किसका है, पर्सन का हक है, वो डे का हक नहीं है, उस पोजीशन पे डे का हक नहीं है, ठीक है। वो किसको शो कर रहा है, किसको, पर्सन को शो कर रहा है, यानी क्या रिलेटेड टू किसके साथ है, पर्सन के साथ रिलेटेड है, रिलेटेड टू पर्सन, यानी पर्सन के साथ रिलेटेड है। तो इस वजह से जो ये वाला जो फ्रेज मैंने लिखा कि वन डेज लीव, वन डेज लीव, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं वन डेज ड्यूरेशन, वन डेज ड्यूरेशन, अब जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन क्या है, पोजीशन है, ड्यूरेशन क्या है, पोजीशन है। अब जो पोजीशन है, ड्यूरेशन, क्या ये रिलेटेड किसके साथ है, ड्यूरेशन पे हक किसका है, पर्सन का हक है या डे का आके, ड्यूरेशन किसकी है, दौरानिया जो होता है वो किसका होता है, वो पर्सन का होता है, दिन का होता है, वो तो दिन का होता है, वो किसका होता है, दिन का होता है, वो पर्सन का नहीं होता, वो पर्सन का नहीं होता। इन ड्यूरेशन पे पर्सन का हक नहीं है, पर्सन का हक नहीं है, किसका हक है, डे का हक है, डे का हक है, ठीक है। ड्यूरेशन किसका, डे का हक है। तो जो डे है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो पर्सन के लिए नहीं आया है, ठीक है। ड्यूरेशन जो पोजीशन है वो पर्सन के लिए नहीं आई, ड्यूरेशन किसके लिए आई है, डेज के लिए। तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो हमारा क्या है, सेंटेंस ये होंगे,
ये हमारा सेंटेंस ही रॉन्ग है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, ये हमारा सेंटेंस ही रॉन्ग है। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि 1 ईयर्स 1 ईयर्स ड्यूरेशन, 1 ईयर्स ड्यूरेशन। अब सिमिलरली जो ड्यूरेशन है वो क्या पोजीशन है, वो पर्सन के लिए नहीं आई है, वो पर्सन के लिए नहीं आई है। वो ड्यूरेशन किस लिए आई है, ईयर्स के लिए आई है। ईयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। वो क्या नॉन लिविंग थिंग है, वो कोई पर्सन तो है नहीं, पर्सन है नहीं। और जो ड्यूरेशन जो ईयर के आए, पर्सन के लिए ना आए, जो पर्सन के लिए ना आए, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस क्यों यूज करें, उसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या यूज करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फ्रेज रॉन्ग है, ये फ्रेज ही रॉन्ग है, ये फ्रेज ही रॉन्ग है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ, फार्मूला लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ, कुछ जो नोट डाउन करें, नोट डाउन जरूर किया करें। आप बिना नोट डाउन के आपको कहानी थोड़ी ना सुन रहे हैं, आप ग्रामर ग्रामर पढ़ रहे हैं, आपको बिना नोट डाउन के समझ में नहीं आएगी। अगर टाइम हो, टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस गिवन हो, एपोस्ट्रोफी एस गिवन हो, और उसके आगे उसकी पोजीशन गिवन हो, आगे उसके उसकी पोजीशन गिवन हो या पोजीशन हम राइट करें, हम राइट करें। अगर वो रिलेटेड टू पीपल है तो करेक्ट है, अगर वो रिलेटेड टू पीपल है, रिलेटेड टू पीपल है, तो फिर वो करेक्ट है, फिर वो करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। अभी हमारा जो लास्ट थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमनली बॉडीज, जो ह्यूमनली बॉडीज होती हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, ह्यूमनली बॉडीज, ठीक है। ह्यूमनली जो बॉडी होती है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे हम, आपने कहीं पढ़ा होगा, लिखा होता है कि दी सन्स रेज, दी सन्स रेज, या कहीं लिखा होता है दी अर्थ सरफेस, दी अर्थ सरफेस। दी क्यों आता है इनके साथ, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम दी अर्थ सरफेस, ई इस्तेमाल आएगा, अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस। अब हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या क्यों करते हैं, क्या कंसेप्ट है कि हम इनके साथ जो ह्यूमनली बॉडीज होती हैं, जो उनके साथ हम अर्थ का एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज क्यों करते हैं, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्यों करते हैं, क्यों, इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन है, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं जो बह रहे हैं हमारे किसमें, आसमान में बह रहे हैं हमारे, तो वो, उनको कैटेगराइज अभी तक नहीं किया गया है कि वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। आपने देखा होगा कि चांद के लिए शी यूज करते हैं, शी का वर्ड यूज करते हैं चांद के लिए, नहीं खूबसूरती उसको शो करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमनली बॉडीज को अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया कि कौन सी ह्यूमनली बॉडीज जो है वो लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। कौन सी लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। इस वजह से जो इसको अलो किया गया है कि जो ह्यूमनली बॉडीज है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया है कि जो कौन सी अ, कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, और हम कल डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ नंबर पॉइंट, वो जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है और उसके क्या यूजेस होते हैं, और उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।